हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का खात्मा करेंगे। आज से चंद दिनों बाद आपकी मैट्रिक का परीक्षा है, इसलिए इस समय आपको नया कोई चीज़ नहीं पढ़ना है। आप जो साल भर में पढ़ें उसी का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो प्रिय बच्चों, बिना समय गंवाए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे गोधली भाग 2 का गद्य भाग। पार्ट 1 से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रिवीजन करेंगे। चलिए, पार्ट 1 आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग इससे बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई आपका ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग खात्मा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो प्रिय बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो प्रिय बच्चों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? प्रिय बच्चों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है, इसलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो प्रिय बच्चों, आपका हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि ये मैं आपको कह रहा है यह इच्छित पेशा चुनने का अनुमति नहीं देती है। बी में कह रहा है पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, यानी ये भी सही है और बी भी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे के ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। सी कहता है कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है। तो प्रिय बच्चों, ये भी आपका सही है, तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, यानी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है इस पाठ में? प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा ए, एक दूसरे के पूरक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? तो प्रिय बच्चों, जाति प्रथा पेशा को निरूपित करती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की डैश है। तो प्रिय बच्चों, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, इसलिए आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? तो प्रिय बच्चों, सभ्य समाज ने। आपका आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी युक्ति है? तो यह युक्ति प्रिय बच्चों भीमराव अंबेडकर की है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो प्रिय बच्चों, किसको की जाती है? भीमराव अंबेडकर को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें माना जाता है? तो प्रिय बच्चों, भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि प्रिय बच्चों, आपका आंसर होगा ए, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
हाँ, तो प्रिय बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन हैं। तो प्रिय बच्चों जितने भी हिंदी के चैप्टर हैं उनके सभी के लेखक को याद करके आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अंबेडकर का निधन, भीमराव अंबेडकर का निबंध है। तो प्रिय बच्चों भीमराव अंबेडकर साहब का निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिय बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो प्रिय बच्चों भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपने लायक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कास्ट इन इंडिया एयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो प्रिय बच्चों ये भी आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे। तो प्रिय बच्चों भीमराव अंबेडकर साहब के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर इनमें से सभी उपरोक्त सभी हम लोग टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। तो प्रिय बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका एक निबंध है, इसको याद करके आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो प्रिय बच्चों जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारण करना, यानी हमारे समाज में जाति के अनुसार से ही पेशे का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश 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 है, यानी खाली स्थान है, उसमें भरना है आपको। तो क्या है आंसर हो जाएगा हानिकारक है। प्रिय बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूक नायक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिय बच्चों बहिष्कृत भारत नामक पर पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो BR अंबेडकर साहब ने किए हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर होगा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो प्रिय बच्चों आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। प्रिय बच्चों अंबेडकर साहब के पिता का नाम रामजी सकपाल था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता है। तो प्रिय बच्चों स्वेच्छा, रुचि, कार्यकुशलता, यानी सभी सही है। आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो प्रिय बच्चों आपका स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, ये सभी सही हैं, इसलिए आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश में बांध देती है। तो प्रिय बच्चों एक पेशे में बांध देती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर होगा पेशा चुनने की। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो प्रिय बच्चों भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है अंबेडकर साहब के अनुसार। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? प्रिय बच्चों अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भावना होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? प्रिय बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो प्रिय बच्चों जाति प्रथा से खतरनाक माना है। तो इस तरह से प्रिय बच्चों हम लोग अध्याय 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहे थे उसको हम लोग देखे। समय कम होने के अभाव की वजह से हम लोग आज ही अध्याय 2 को देखेंगे। चलिए अगला अध्याय है 20 के दांत। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 के दांत, इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। प्रिय बच्चों आपका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो हम लोग बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो प्रिय बच्चों यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे हम लोग भर देंगे 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो प्रिय बच्चों खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो वो भी किससे हो सकता था? तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा खोखा से मोटर को खतरा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 7,500। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500 थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 20 के दांत के लेखक कौन थे? तो प्रिय बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहले हम बता चुके थे नलिन बिलोचन शर्मा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो प्रिय बच्चों यह एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की कौन सी कहानी थी? तो 20 के दांत। 20 के दांत किसकी इस कहानी के कौन रचनाकार हैं? तो याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रिय बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? तो प्रिय बच्चों सेन साहब अपने बच्चे को खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? तो प्रिय बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा की। बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हंस कौ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? प्रिय बच्चों यह लिया गया है 20 के दांत से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? प्रिय बच्चों आपका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खोखा नौमुद्दीन बुढ़ापे की डैश है? क्या थी? आँखों का तारा था। कौन था? खोखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीमा कौन थी? प्रिय बच्चों सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी थी सीमा, इसका नाम था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सेन साहब का सफ़र किससे उलझ रहा था? प्रिय बच्चों सेन साहब का सफ़र एक औरत से उलझ रहा था, इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्हें देखकर औरत सहम गई? प्रिय बच्चों
किन्हें देखकर औरत सहम गई थी? सेन साहब को देखकर औरत सहम गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? प्रिय बच्चों, सेन साहब की गाड़ी मदन छू रहा था। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? प्रिय बच्चों, कासू ने हवा निकाल दी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया? यानी मदन को किसने एक घुसा मार दिया था? तो प्रिय बच्चों, खोखा ने मार दिया था, इसलिए सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लेंगे। कौन सा खेल में? तो लट्टू का खेल में शामिल होना चाहता था, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत को तोड़ दिए थे? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई हो सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, 2 दांत तोड़ दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? इस कहानी के किस पात्र ने कही है? तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा सेन साहब ने कहे हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो प्रिय बच्चों, आपका हो जाएगा आंसर सेन साहब की फैक्ट्री में वो किरानी का काम करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? प्रिय बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। 20 के दांत के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? प्रिय बच्चों, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? 5 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो प्रिय बच्चों, क्या सिखाया गया था? खेलने के लिए सिखाया गया था। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोखा कौन था? तो प्रिय बच्चों, खोखा सेन साहब का बेटा था। प्रिय बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? प्रिय बच्चों, यह कथन प्रिय बच्चों सेन साहब का है। यह किसका कथन है? सेन साहब का है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर होगा सेन साहब के रिश्तेदार का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खोखा खोखी का अर्थ है? प्रिय बच्चों, आंसर होगा बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा बदरघाट पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? प्रिय बच्चों, पंडित रामावतार शर्मा था। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दृष्टिकोण किनकी रचना है? प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा माता पिता को। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सेन साहब किसके व्यंग से एड कर रह गए? तो प्रिय बच्चों, पत्रकार महोदय के व्यंग से उन्होंने एड कर रह गए थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।
गिरधर लाल कौन था? तो प्रिय बच्चों मदन का पिता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खोखा का क्या नाम है? प्रिय बच्चों खोखा का नाम कासुबी था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? प्रिय बच्चों सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, इसलिए आज आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का खात्मा कर लिए। बहुत ही जल्द हम पार्ट 3 और 4 का अगला वीडियो आप लोग को देंगे। इस तरह से आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए बहुत तेज़ी से आप लोग क्या करें, रिवीजन करते चले। इस तरह से मेरी शुभकामनाएँ आप लोग के साथ रहेगी। आप लोग तन मन से मेहनत करते रहें। जय हिंद।